निरक्षीय स्थिति पे। दो मानक स्थितियां मैंने बताया था, पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो अब ये जो है स्टैंडर्ड पोजीशन निरक्षीय स्थिति, जिसे हम लोग 10B पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड साइड आयरन पोजीशन भी कहते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र के लंब अर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित होगा, तो उस बिंदु को द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग एक द्विध्रुव ले रहे हैं ए बी। इसके इस बिंदु पे प्लस क्यू चार्ज है, इसके इस बिंदु पे माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं मैं, 2L है। इसका मध्य बिंदु के पे ऊपर एक बिंदु है O, जिस पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, एक बिंदु P लेंगे जो इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, मतलब इस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण ये बिंदु बना रहा है और एकदम मध्य में है, लंबवर्धक भी जिसे कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे एकांक जो धनावेश लेते हैं वो क्या लेते हैं, आप लोग को याद होगा, एकांक धनावेश हम लोग सब समय क्या लेते हैं, प्लस क्यू, एक कूलम का धन आवेश लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में प्लस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित किस दिशा में करेगा, तो अगर हम इस चित्र को आगे बढ़ाएं तो E1 की दिशा, देखिए इसमें चित्र सबसे महत्वपूर्ण है, चित्र कैसे बनाना है ये ध्यान दीजिए, इस दिशा में काम करेगा। अब B क्या करेगा, B क्योंकि माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो ये इसको आकर्षित करेगा और E1 की दिशा E2 की दिशा ये हो जाएगी। अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, दोनों इक्वल होगा, थीटा है, तो यहाँ पे ये 2 थीटा का कोण बनाएगा। अभी हम लोग देखेंगे 2 थीटा का कोण बनाएगा। सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात कर ले कि E1 और E2 का मान क्या होगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे AP का मान कितना होगा। तो AP का वर्ग, आप पाइथागोरस का फॉर्मूले से क्या जानते हैं, ये L है और ये R है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी तरह से BP स्क्वायर, ये भी हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और एक चीज और निकाल ले, कॉस थीटा, क्योंकि इसका भी हमें आवश्यकता पड़ेगा। त्रिभुज AOP में कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ल। तो आधार है यहाँ पे OA और कर्ण है AP, और ये दोनों बराबर होगा L अपॉन वर्गमूल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये एंगल भी लेंगे तो भी यही होगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बताइए कितना होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, हम देख के बता सकते हैं कि दूरी जो है AP है और आवेश कितना है Q। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन AP का स्क्वायर। और AP स्क्वायर बराबर क्या लिए हम, पहले ही मैंने लिख दिया है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, इसे हम लोग मान लिया जाए E2 कहें, तो E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन BP का स्क्वायर। क्या हो जाएगा,
बीपी का स्क्वायर। अगर ये बीपी का स्क्वायर होगा तो हम क्या देखेंगे, 1/4πε0 के क्यू अपॉन ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दूसरा हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे कि E1 और E2 दोनों बराबर है। अगर E1 और E2 बराबर है तो इसका परिणामी तीव्रता ये दोनों के ठीक बीच से जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2 थीटा था इसलिए मैं उस समय नहीं लिखा था। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा। अब देखिए, आप लोगों ने सदिशों का वियोजन पढ़ा होगा कि अगर किसी सदिश को हम दो दिशाओं में वियोजित करें, मान लिया जाए एक P एक सदिश है और इधर थीटा है, तो इसको हम कहते हैं Px और इसको कहते हैं Py। और Px बराबर P cos थीटा होता है और Py बराबर P sin थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूले का अगर हम यूज करें यहाँ पे, तो E1 को हम वियोजित करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, E1 साइन थीटा, जिधर थीटा नहीं उधर साइन होता है, और ये हो जाएगा E1 cos थीटा। इसको हम वियोजित करेंगे तो इस दिशा में E1 साइन थीटा, इस दिशा में E1 cos थीटा। इसी तरह से E2 को वियोजित करेंगे तो इधर हो जाएगा E2 साइन थीटा और इधर हो जाएगा E2 cos थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, हम देखेंगे E1 E2 बराबर है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इक्वली जो है बराबर और विपरीत है इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 भी बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं E बराबर 2E1 cos थीटा। यहां पे लिख दीजिए क्योंकि E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना जरूरी है क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूं जिससे हम लोग इसको आराम से कर सके। आप लोग नोट करते जाइए, जरूरी है, क्योंकि पुस्तक में आपको इसको दूसरी विधि से दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एक दूसरी विधि बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक में एकदम शॉर्ट कर दिया है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको जरूर नोट कर ले। अब देखिए E इक्वल्स टू 2, E1 का वैल्यू रखिए, E1 इक्वल्स टू है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 2E1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का भी वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू भी हम पहले निकाल चुके हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 के 2QL, फिर से आ गया, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका घात 1 हो गया, इसका आधा, इसको कह सकते हैं 3/2। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ये हमें अभिष्ट व्यंजक प्राप्त हो रहा है तीव्रता के लिए। लेकिन इसमें फिर से हम एक स्टेप आगे जाएंगे। क्या स्टेप आगे जाएंगे, यहाँ पे अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L तो हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के P आर स्क्वायर इज टू 3/2, एक से एक कट जाएगा, 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यू।
सो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। आप कई बार आप लोग इस टाइप की गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? पूरा यहां तक कर दिए लेकिन आपने इकाई नहीं लिखा, तो हो सकता है आपके शिक्षक जो है आपको 1 नंबर काट दे। साथ ही साथ हमने क्या देखा था? निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में 2p आता था, यहाँ पे क्या आता है? p आता है। मतलब निरक्षीय स्थिति की तुलना में अक्षीय स्थिति पे तीव्रता दुगनी होती है। तो मेरे समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए और देख करके जो है समझने का कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जो है आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर से जो है समझाने का कोशिश करूंगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि तीव्रता की दिशा क्या होती है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में मुख्य क्या अंतर है। मैं इसके अंतर को स्पष्ट कर दूं, आपको ये कहीं भी जो अंतर के रूप में आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको टेबल के रूप में यहाँ पे आपको बता रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखिए। मैं दोनों चित्र को भी बता रहा हूं, पहले बना दे रहा हूं। ये चित्र बना हुआ है, अक्षीय स्थिति वाला भी चित्र जो है मैं बना दे रहा हूं। देखिए 10A स्थिति, 10B स्थिति। आप जानते हैं 10A को अक्षीय स्थिति कहते हैं, 10B को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति से दुगना होता है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अक्षीय स्थिति से आधा दूसरा अंतर बता सकते हैं आप लोग? यहां पे देखिए अंतर स्पष्ट दिखेगा। जो तीव्रता की परिणामी तीव्रता की दिशा यहां परिणामी तीव्रता की दिशा कौन सी होती है? माइनस से प्लस क्यू की ओर। यहां तीव्रता माइनस क्यू से प्लस क्यू से, देख रहे हैं आप यहाँ पे तीव्रता की दिशा क्या है? प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर उल्टा हो जाता है। और तीसरा, यहां दोनों का घटक, यहां E1 जो है ये ग्रेटर देन E2 होता है। यहां E1 इक्वल्स टू E2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको ये पुस्तक में जो है नहीं दिया होगा, लेकिन मैं इसी के लिए टेबुलर फॉर्म में जो है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अंतर जो है मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लीजिए।
अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो दोनों स्थितियों में क्या अंतर है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे अंकिक प्रश्न आते हैं, जो आप लोगों को करना बहुत आवश्यक है। आप ये स्थिर वैद्युत में, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, अंकिक प्रश्नों का आवश्यक रूप से कीजिए। अगर आप अंकिक प्रश्नों को नहीं करेंगे तो आपका विषय जो है समझ में नहीं आएगा। अंकिक प्रश्न को नहीं बनाने का बहाना मत कीजिए कि सर अभी तो थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर बाद में करेंगे, ऐसा मत कीजिए। जो जो टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उससे जो संबंधित अंकिक प्रश्न है उसको भी करते जाइए। मैं साथ ही साथ जो है अंकिक भी आपको बताते जाऊँगा, ज़्यादा अभी नहीं बताऊँगा, एक एक दो दो बताऊँगा जिससे आप तैयारी कर सकें, लेकिन बाद में मैं जो है पूरे अंकिक प्रश्नों को आप लोगों को निश्चित रूप से कराऊँगा। अगर फिर भी जो आपको कुछ ना समझ में आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी भी स्थिति में, जिसको हम लोग कहते हैं किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ना तो अक्षीय स्थिति ना निरक्षीय स्थिति, सामान्य स्थिति में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य स्थिति, जनरल पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक के ऊपर वो आखिरी टॉपिक है जिस पे जो है हम लोग को पढ़ना है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ये दोनों को, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को अच्छे ढंग से समझ जाइए, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित है जनरल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन जनरल पोजीशन, वो इसी के ऊपर आधारित है। तो धन्यवाद, आप लोग मेरे क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को क्लास मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप जितना मुझे शेयर करेंगे, जितना मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे मुझे भी उत्साह मिलेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे भी फ़ायदा होगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू।